हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मुंबई शहर के नज़दीक एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे गांव में एक नर्स है जिसका नाम प्रियंका है। वह ऐसी औरतों के बच्चे पैदा करवाती है जिनकी बच्चेदानी नहीं होती। अब तक वह 100 से भी ज्यादा बच्चों को जन्म दिला चुकी है। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह मेरे गांव की एक सच्ची घटना है। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि है। मैं मुंबई के एक प्रसिद्ध अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। इस मुकाम तक पहुंचने में मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया। मैं मुंबई के पास के उसी गांव में पैदा हुई और पली बढ़ी, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पिता को अपनी सारी जमीन और जायदाद बेचनी पड़ी। हम मुंबई शहर में आ गए। मेरी दादी ने मरने से पहले मेरे पिता से एक वादा लिया था कि वे उनकी पोती को डॉक्टर बनाएं। इस वादे को पूरा करने के लिए मेरे पिता ने अपनी जमीन बेच दी और मेरी महंगी फीस भरी। मुझे अपने माता पिता की कुर्बानियों का पूरा एहसास था। अगर वे न होते तो मैं शायद इस मुकाम तक न पहुंच पाती। इसीलिए मैं अस्पताल से घर लौटते ही सबसे पहले अपने माता पिता का हालचाल पूछती थी। मैं उनका आशीर्वाद लेती, फिर कोई और काम करती। मैं खाना भी उनके साथ ही खाती थी। मुझे इतना पढ़ाने और डॉक्टर बनाने के बदले मेरे माता पिता का बस एक सपना था कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूं। उनके कहने पर मैंने एक दिन अपने गांव के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज शुरू किया। गांव वाले मेरे माता पिता को दुआएं देते थे, जिसे देखकर मुझे लगता था कि मेरी मेहनत सफल हो गई। गांव की ज्यादातर औरतें बच्चे पैदा करने से जुड़ी समस्याओं के लिए आती थीं। मैं उनका इलाज बहुत अच्छे से करती थी। जो औरतें बांझ होती थीं उनका इलाज तो संभव नहीं था, लेकिन जिन्हें छोटी मोटी परेशानी होती उनका इलाज मैं शुरू कर देती थी। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई और मुझे अपने पति के घर जाना पड़ा, लेकिन मैंने हर महीने गांव में एक मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया। मैं और मेरे पति दिन भर मरीजों को देखते और उनका इलाज करते। कभी कभी एक दो और डॉक्टर भी मदद के लिए आ जाते थे। सिर्फ मेरे गांव से ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। यह सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद और दुआओं का नतीजा था। मेरे माता पिता की मृत्यु मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। एक पल में मेरी दुनिया रुक गई। कई महीनों तक मैं खुद को संभालने की कोशिश करती रही। उसी दौरान मेरे पति को लंदन में विशेष पढ़ाई का मौका मिला। मजबूरी में मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। मुझे अपने माता पिता का वादा याद था कि गांव वालों के इलाज में कोई कमी नहीं करनी। इसलिए लंदन जाने से पहले मैंने गांव वालों को बताया कि वे मेरी दोस्त डॉक्टर अंजना से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं हर महीने अंजना को पैसे भेजूंगी ताकि वह गांव वालों का इलाज कर सके। हम लंदन चले गए और वहां 5 साल बिताए। मेरे पति का इरादा था कि हम बाकी की जिंदगी वहीं बिताएं, क्योंकि वहां हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा था। लेकिन मेरा कहना था कि लंदन में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर हमारे देश को हमारी जरूरत है। हमें वापस जाना चाहिए। 6 साल बाद हम भारत लौट आए। यहां बहुत कुछ बदल चुका था। हमने एक अस्पताल में नौकरी शुरू की। एक दिन मेरे पास एक औरत इलाज के लिए आई। उससे बात करने पर पता चला कि वह मेरे पिता की दूर की रिश्तेदार थी। उसका नाम विनीता था और उसका बचपन भी मेरे गांव में ही बीता था। हम बचपन में साथ खेला करते थे। उसे इतने साल बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह अब मुंबई में रहती थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैंने विनीता और उसके पति के टेस्ट किए। रिपोर्ट देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। विनीता की बच्चेदानी में ट्यूमर था जो पिछले 4 साल से बढ़ रहा था। अगर उसे जल्दी नहीं निकाला जाता तो यह कैंसर बन सकता था। मैंने विनीता को सब कुछ बताया और समझाया कि इलाज जरूरी है और उसकी बच्चेदानी निकालनी होगी। वह बहुत रोई। उसने कहा, अगर बच्चेदानी निकल गई तो मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए यह जरूरी था। हमने ऑपरेशन किया और विनीता की बच्चेदानी निकाल दी। वह हमेशा के लिए बांझ हो गई। मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। विनीता से मिलने के बाद मुझे अपने गांव की याद आई। मैं डॉक्टर अंजना से मिलने गई, जिसे मैंने गांव वालों के इलाज की जिम्मेदारी दी थी। कुछ दिन बाद मैं गांव गई और अंजना से फोन पर बात की। उन्होंने मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा,
तुम्हारे जाने के 1 साल बाद तक गांव से लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए कोई भी औरत इलाज के लिए नहीं आई। यह सुनकर मैं हैरान थी। क्या गांव की औरतों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया या अब उन्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी? मैंने सोचा कि जब भी गांव जाऊंगी इस बात की तहकीकात करूंगी, लेकिन मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। 2 साल बाद मैंने विनीता को रास्ते में अपने पति के साथ देखा। उसकी गोद में 1 साल का बच्चा था। मैं हैरान थी, वह तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, फिर यह बच्चा कहां से आया? मैंने सोचा शायद उसने किसी से बच्चा गोद लिया होगा। विनीता मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। उसने मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाकर चाय पिलाई। थोड़ी बातचीत के बाद मैंने पूछ लिया, विनीता, तुमने यह बच्चा किससे गोद लिया? क्या अपनी बहन या भाई से? विनीता ने कहा, अरे मैंने गोद क्यों लिया, यह मेरा अपना बच्चा है, मेरा सगा बेटा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, विनीता, तुम्हारी बच्चेदानी तो निकाल दी गई थी, तुम बच्चा कैसे पैदा कर सकती हो? वह मुस्कुराई और बोली, दीदी यही तो बात है। जब आपने बताया कि मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई थी। लेकिन पिछले साल हम अपने गांव एक शादी में गए, वहां मेरी जिंदगी बदल गई। उसने बताया कि गांव में एक नर्स है जिसका नाम शीला है। वह बिना बच्चेदानी के भी औरतों को बच्चे पैदा करवाती है। उसने पहले भी कई बच्चों को जन्म दिलवाया है। गांव में अब कोई बांझ औरत नहीं बची। विनीता की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने कहा, एक बांझ औरत बच्चा कैसे पैदा कर सकती है जबकि उसकी बच्चेदानी नहीं होती? विनीता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेडिकल साइंस में ऐसा संभव नहीं है। विनीता बोली, दीदी मैं अनपढ़ औरत हूं, मुझे आपकी डॉक्टरी की बातें नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूं कि शीला इलाज करती है और कसम से कहती हूं बच्चा 100% माता पिता का सगा होता है। मैंने कहा, हो सकता है उसने तुम्हें कहीं से बच्चा दे दिया हो और कहा हो कि यह तुम्हारा है। लेकिन विनीता मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, नहीं दीदी, यह मेरा सगा बेटा है। मैंने अफसोस से उसकी ओर देखा। मुझे लगा कि कोई नर्स उसे बेवकूफ बना रही है। जिस औरत की बच्चेदानी निकल चुकी हो वह बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? जरूर उस नर्स ने किसी और का बच्चा दे दिया होगा। लेकिन विनीता जिद पर अड़ी थी कि वह गर्भवती हुई थी और उसने खुद बच्चा जना। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अगर मैं अनपढ़ होती तो शायद उसकी बात मान लेती, लेकिन मैं एक जानी मानी डॉक्टर थी और जानती थी कि बांझ औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मैंने बहाने से विनीता और उसके बच्चे के बाल चुपके से काट लिए ताकि DNA टेस्ट करवाऊं। इससे पता चल जाता कि बच्चा उसका है या नहीं। विनीता ने बताया कि नर्स ने उसका इलाज किया था और इसके लिए उसने 1 लाख रुपए दिए थे। अस्पताल पहुंचते ही मैंने उनके सैंपल DNA टेस्ट के लिए भेज दिए। जब तक रिपोर्ट नहीं आई मैं बेचैन रही। मुझे यकीन था कि बच्चा विनीता का नहीं हो सकता। मैं बस उसे सबूत दिखाना चाहती थी। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने बार बार रिपोर्ट देखी कि कहीं गलती तो नहीं हुई, लेकिन कोई गलती नहीं थी। क्या यह कोई चमत्कार था? फिर मुझे याद आया कि विनीता ने बताया था कि वह नर्स 100 बांझ औरतों के बच्चे पैदा कर चुकी है। यह चमत्कार नहीं हो सकता था, कुछ और ही बात थी। मैं जो घमंड में थी कि विनीता को सच्चाई दिखा दूंगी, मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। मैं हर दिन यही सोचती थी कि बिना बच्चेदानी के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। वह नर्स औरतों को गर्भवती कैसे करती है, उसका तरीका क्या हो सकता है। मुझे लगा कि मुझे इस मामले की तह तक जाना चाहिए। मैंने एक दिन की छुट्टी ली और गांव जाने के लिए सामान बांध लिया। मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। वे काफी समय से जिद कर रहे थे कि वे भी गांव देखना चाहते हैं। मैंने सोचा उन्हें भी ले चलती हूं। गांव पहुंचने पर सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं असल में नर्स शीला से मिलने गई थी। मेरा एकमात्र मकसद वही था। मैंने रिश्तेदारों से बातों बातों में पूछा, सुना है यहां एक नर्स है जो बिना बच्चेदानी के बच्चे पैदा करवाती है, क्या यह सच है? उन्होंने कहा, हाँ, नर्स प्रियंका बहुत काबिल है। जो औरतें बांझ होती हैं वह उनका इलाज करती है और उन्हें गर्भवती कर देती है।
अब तक वह 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिला चुकी है। हमारे गांव और आसपास के गांव की औरतें अब डॉक्टर के पास नहीं जाती, सब उसी के पास जाती हैं। मैंने कहा, क्या कोई मुझे उस नर्स से मिलवा सकता है? वे मुझे उसके घर ले गए, लेकिन वहां ताला लगा था। मैंने पड़ोस की औरतों से पूछा। उन्होंने बताया कि वह 10 मिनट पहले ही किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गई है। मुझे शक हुआ कि कहीं उसने मेरे आने की खबर सुनकर गांव नहीं छोड़ दिया, ताकि मुझसे सामना न हो। मैंने पड़ोसन से पूछा, क्या नर्स को पता था कि गांव में एक डॉक्टर आई है? वह हंसकर बोली, दीदी, सिर्फ नर्स को ही नहीं, पूरे गांव को पता है कि शहर से पढ़ी लिखी जमींदार की बेटी डॉक्टर अंजलि आई है। अब मुझे यकीन हो गया कि नर्स मेरे आने की खबर सुनकर भाग गई है। मैं 3-4 दिन गांव में रुकी, लेकिन वह नहीं आई। गांव के साधारण लोगों को समझाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं निराश होकर वापस लौट आई, क्योंकि मेरे काम का नुकसान हो रहा था। शहर से बार बार फोन आ रहे थे। मैंने सोचा फिर कभी उससे मुलाकात करूंगी। शहर लौटते ही मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक दिन मेरी कॉलोनी की एक औरत, जिसका नाम सीमा था, मेरे पास आई। उसकी हालत भी विनीता जैसी थी। उसकी बच्चेदानी में कैंसर था, जिसे निकालना पड़ा था। एक औरत के लिए मां बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है। अगर किसी वजह से वह मां नहीं बन पाती, तो उसकी जिंदगी उसे बेकार लगने लगती है। उसे समाज में न जाने कितने तानों का सामना करना पड़ता है। सीमा भी ऐसी ही हालत में थी। वह मेरे सामने रो रही थी। कुछ दिन बाद मैं सुबह अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी। तभी सीमा मुझे अपने घर से निकलती दिखी। उसके हाथ में एक बैग था और वह कहीं जाने की तैयारी में थी। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, सीमा, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? वह मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरी नौकरानी ने मुझे एक नर्स के बारे में बताया है। वह मुंबई के पास एक गांव में रहती है। सुना है वह बिना बच्चेदानी के इलाज करके बच्चे पैदा करवाती है। यह सुनकर मैं चौंक गई। सीमा उसी नर्स के पास जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कहा, ठीक है सीमा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूं? लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं डॉक्टर हूं। तुम नर्स को कहना कि मैं तुम्हारी बहन हूं। सीमा हैरान थी कि मैं क्यों जाना चाहती हूं। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैंने सीमा के साथ जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं डॉक्टर के रूप में गांव गई तो नर्स फिर भाग जाएगी। अपनी पहचान छुपाकर उससे मिलना सबसे अच्छा तरीका था। हम गांव की ओर निकल गए। मैंने अपना चेहरा ढक लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं सीमा को लेकर सीधे नर्स के घर पहुंची। हम अंदर गए। कुछ औरतें एक एक करके कमरे में जा रही थीं। मैंने अपने नंबर का इंतजार किया। जब हमारा नंबर आया, मैंने सीमा को अंदर जाने का इशारा किया और खुद भी साथ चली गई। सामने एक औरत नर्स की वर्दी में बैठी थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। सीमा ने उसे अपनी समस्या बताई। नर्स ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख रुपए खर्च होंगे। अगर तैयार हो तो बताओ। सीमा ने कहा, ठीक है, जितने पैसे आप कहेंगी मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? नर्स देखने में बहुत चालाक लग रही थी। उसने कहा, कोई खास तरीका नहीं है, बस 2 महीने तक लगातार इलाज करवाना होगा। 2 महीने बाद तुम गर्भवती हो जाओगी और 9 महीने बाद तुम्हारा बच्चा पैदा होगा। सीमा यह सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन मैं, जो पहले से ही उस नर्स पर शक कर रही थी, और भी हैरान थी। उसकी बातें बिल्कुल विश्वसनीय नहीं थीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक 2 महीने बाद कोई औरत गर्भवती हो जाए, वह भी बिना बच्चेदानी वाली औरत? सामान्य और स्वस्थ औरतों के लिए भी हम डॉक्टर इतने यकीन से नहीं कहते, लेकिन यह नर्स तो पूरे भरोसे से बोल रही थी। मैंने पूछा, इसकी क्या गारंटी है कि आप जो कह रही हैं वह सच है? नर्स बोली, मुझे 10 साल हो गए बच्चों को जन्म दिलवाते हुए। 3 साल से मैं बांझ औरतों का इलाज कर रही हूं। अब तक मैं 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिला चुकी हूं। मैंने अगला सवाल किया, आपने बांझ औरतों का इलाज कहां से सीखा? किस अस्पताल या संस्थान से? वह मेरे सवाल पर एक पल के लिए घबरा गई, फिर मुंह बनाकर बोली, मैडम, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो जाइए कहीं और इलाज करवाइए। गांव की सारी बांझ औरतें मेरी वजह से आज अपनी औलाद को गोद में लिए खेल रही हैं।
चाहे तो किसी का भी डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, आपको सगा बच्चा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग शक करते हैं वे सारी उम्र खाली हाथ रह जाते हैं। उसकी बातें सुनकर सीमा बहुत भावुक हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप पर कोई शक नहीं, ये लीजिए 1 लाख रुपये एडवांस। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। सीमा ने जल्दी से अपने पर्स से पैसे निकाले और नर्स को दे दिए। नर्स ने सीमा का टेस्ट करने के लिए उसकी बांह से खून लिया और 3 दिन बाद आने को कहा। हम बाहर आए। मैंने सीमा से कहा, सीमा, तुम इतनी जल्दी उसकी बातों में कैसे आ गई? पहले थोड़ा पता करना चाहिए था, फिर पैसे देने चाहिए थे। सीमा बोली, डॉक्टर साहिबा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरे पास बस औलाद नहीं है। मुझे अपनी औलाद चाहिए। डॉक्टरों के पास जाकर मैं थक चुकी हूं। एक बार इस नर्स पर भी भरोसा करके देख लेने दीजिए। मैंने नर्स का घर अच्छे से देखा था। यह 2 कमरों का छोटा सा मकान था। बाहर एक छोटा सा आंगन था। एक तरफ रसोई और बाथरूम था। जिस कमरे में वह नर्स बैठी थी वहां मुझे कुछ दवाइयां रखी दिखीं, लेकिन ये सिर्फ साधारण बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए थीं। गर्भावस्था से जुड़ी कोई दवाई मुझे वहां नजर नहीं आई। न ही वहां कोई ऐसी सुविधा थी जो गर्भावस्था के इलाज के लिए हो। तो फिर उसने सीमा का खून का टेस्ट क्यों लिया? अगर लिया भी तो शायद सिर्फ दिखावे के लिए। मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह इतनी जल्दी पैसे न देती तो मैं बातों बातों में नर्स से कुछ न कुछ उगलवा लेती। कम से कम उससे उसकी डिग्री तो मांग लेती। लेकिन बेचारी सीमा की इसमें कोई गलती नहीं थी। वह अपने बच्चे की चाहत में अंधी हो चुकी थी। लोग ताने मार मार कर इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने सोचा था कि सिर्फ गांव की औरतें ही भोली होती हैं जो ऐसी बातों पर यकीन कर लेती हैं। लेकिन सीमा जैसी पढ़ी लिखी औरत भी इस नर्स की बातों में आ गई थी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वह बोली, डॉक्टर अंजलि, मैं कौन सा गलत काम कर रही हूं? मैं किसी बाबा या तांत्रिक के पास जादू टोना करवाने तो नहीं जा रही, एक नर्स के पास ही तो आई हूं। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन मैंने ठान लिया कि 3 दिन बाद मैं फिर से सी ऑपरेट विथ हर। लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। वहां मुझे 6 महीने की इंटर्नशिप का मौका मिला, तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। इस दौरान मैंने सीमा को मैसेज किया कि मेरे लौटने तक वह धैर्य रखे, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकी। कुछ महीनों बाद उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसका पेट बड़ा हो गया था और वह गर्भवती लग रही थी। उसने एक अस्पताल की रिपोर्ट भी भेजी जिसमें लिखा था कि वह गर्भवती है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह कैसे संभव था? उस नर्स ने आखिर क्या जादू किया था? मुझे बस यही जानना था कि वह औरतों को गर्भवती कैसे कर रही थी। 1 महीने बाद सीमा ने अपने बच्चे की तस्वीर भेजी, साथ में डीएनए रिपोर्ट भी। उसने एक वॉइस मैसेज में कहा, डॉक्टर, आपकी तसल्ली के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। अब आपको यकीन हो जाएगा कि यह मेरी अपनी औलाद है। मैंने तुरंत भारत लौटने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था जिसे रोकना जरूरी था। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उस नर्स की सच्चाई सामने लाऊं। मैंने फिर से उसके पास जाने का फैसला किया। जब मैं सीमा के साथ गई थी तो मैंने अपना चेहरा छुपाया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब छुपाने की जरूरत नहीं। वैसे भी इतने साल बीत चुके थे। मैं नर्स के पास गई और उसे 1 लाख रुपये दिए। मैंने कहा, मुझे औलाद नहीं हो रही। वह बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और तुम मां बन जाओगी। उसने मेरा खून लिया और 3 दिन बाद आने को कहा। 3 दिन बाद जब मैं गई तो उसने एक अस्पताल का पता लिख कर दिया और कहा, इस अस्पताल में अपने पति के साथ जाओ, तुम दोनों का टेस्ट होगा, तभी मैं तुम्हें दवाई दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। जब मैंने उस टेस्ट के कागज को देखा तो मेरा शक सही निकला। घर पहुंचकर मैंने अपने पति को सारी बात बताई कि यह नर्स क्या कर रही है। मेरे पति, जो दिल के डॉक्टर हैं, बोले, यह बात तो मुझे भी हैरान कर रही है। वह औरतों को ऐसी कौन सी दवाई दे रही है जिससे वे गर्भवती हो जा रही हैं? तुम सीमा से पूछो, हो सकता है उसके पास उन दवाइयों के कवर हों। अगर तुम अस्पताल जाओगी तो टेस्ट के नतीजों से यह राज खुल सकता है। मैं तो बांझ नहीं थी, इसलिए यह विचार अच्छा था कि मैं सीमा से पूछ लूं। मैंने सीमा को फोन किया और पूछा,
उस नर्स ने तुम्हें जो दवाइयां दी थीं, क्या तुम उनके नाम या कवर मुझे भेज सकती हो? सीमा बोली, हाँ, वे कोई देसी गोलियां थीं। हर हफ्ते जब मैं नर्स के पास जाती, वह मुझे एक गोली खिलाती थी, लेकिन उसका कवर उसी के पास रहता था। मैंने पूछा, अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी डिलीवरी अस्पताल में हुई थी? वह बोली, नहीं, नर्स ने खुद मेरी डिलीवरी की थी। बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मैं तो बेहोश थी। वैसे मैं हर महीने नियमित चेकअप के लिए अस्पताल जाती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा शक पक्का हो गया। मैंने सीमा से उसकी रिपोर्ट्स की तस्वीरें मांगी। फिर मैंने उन जैसी ही एक नकली रिपोर्ट बनवाई और उसका प्रिंट निकाला। अगले दिन मैं फिर नर्स के पास गई। उसने मेरी नकली रिपोर्ट देखी और बोली, ठीक है, आज से तुम्हारा इलाज शुरू हो रहा है। तुम्हें हर हफ्ते मेरे पास आना होगा और हर महीने इस अस्पताल में टेस्ट करवाना होगा। जब तुम्हारी डिलीवरी की तारीख नज़दीक आएगी, मैं तुम्हें बता दूंगी। उसने मुझे गोलियों का एक पैकेट दिया और अपनी दराज से एक दवाई का इंजेक्शन निकाला। मैंने जल्दी से उस दवाई का नाम पढ़ा और अपने दिमाग में रख लिया। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले उन देसी गोलियों को लैब में टेस्ट के लिए भेजा। नतीजा देखकर मैं दंग रह गई। वे गोलियां गर्भवती करने वाली नहीं थीं। वे ऐसी देसी दवाइयां थीं जो वजन तेजी से बढ़ाती थीं। फिर मैंने उस इंजेक्शन वाली दवाई के बारे में सर्च किया। वह भी शरीर में चर्बी बढ़ाने वाली दवाई थी। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया। वह नर्स बिना बच्चेदानी के बच्चे पैदा नहीं कर रही थी। जब मैंने विनीता के बच्चे का डीएनए टेस्ट किया था, तो मैं हैरान थी कि वह वाकई उसका अपना बेटा था। डीएनए मैच हो गया था, जबकि विनीता बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानती थी कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। बिना औलाद वालों के लिए बच्चा पैदा करना संभव है। एक तरीका है आईवीएफ, जिसमें पुरुष के शुक्राणु और औरत के अंडे को लेकर लैब में मिलाया जाता है। इससे एक भ्रूण बनता है, जिसे औरत की बच्चेदानी में डाला जाता है। 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दूसरा तरीका है सरोगेसी, जिसमें भ्रूण को किसी दूसरी औरत की बच्चेदानी में डाला जाता है। वह औरत बच्चे को जन्म देती है और उसे सरोगेट मां कहते हैं। लेकिन बच्चे के असली माता पिता वही होते हैं जिनके शुक्राणु और अंडे से भ्रूण बना था। शहरों में आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मुझे हैरानी थी कि एक अकेली नर्स यह सब कैसे कर सकती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल था कि वह औरतों को गर्भवती कैसे दिखा रही थी। शुरू से मुझे यही उलझन थी। ठीक है, वह उनकी औलाद पैदा करवा रही थी, लेकिन बिना बच्चेदानी के गर्भवती होना असंभव है। इसलिए मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। यह मामला उतना साधारण नहीं था जितना दिख रहा था। अगर मुझे गर्भवती करने का राज पहले ही पता चल जाता, तो मैं उसी दिन नर्स को बेनकाब कर देती और सबको उसकी सच्चाई बता देती। इसलिए मैंने सीमा के साथ जाने का फैसला किया। जितना मैं इस मामले की तह तक गई, उतनी ही मुझे जानकारी मिली। जब मुझे बाहर जाना पड़ा और फिर सीमा को भी बच्चा हुआ, तो मुझे जल्दी करनी पड़ी। इसलिए मैं खुद नर्स के पास गई। वह जो टेस्ट लिख कर देती थी, वह बांझपन का होता था। इससे उसे पता चलता था कि जो औरत उसके पास आई है, वह वाकई बांझ है या नहीं। वह अकेली नहीं थी। पूरा अस्पताल इस गोरख धंधे में शामिल था। वह अस्पताल दिखने में मातृत्व अस्पताल था, लेकिन असल में आईवीएफ सेंटर भी था। पढ़े लिखे लोग अपनी मर्जी से आईवीएफ करवाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। सरोगेसी को कुछ धर्मों में गलत माना जाता है, इसलिए लोग इसे करवाते समय हिचकते हैं। आईवीएफ और सरोगेसी दोनों में बहुत खर्चा होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार वहन नहीं कर सकते। अस्पताल वालों ने पैसे कमाने के लिए उस नर्स को गांव भेजा था, ताकि वह बांझ औरतों को अपना शिकार बनाए और उनके जरिए खूब कमाई करे। गांव वालों के पास जमीन होती है। औलाद पाने के लिए वे 8-10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। कोई अपनी भैंस बेच देता है, तो कोई अपनी जमीन। इस तरह भोले भाले लोग ठगे जाते थे। अगर गांव वालों को औलाद पाने का असली तरीका बताया जाता, तो वे कभी इस तरह बच्चा नहीं लेते। इसलिए अस्पताल वालों का फायदा इसी में था कि वे औरतों को यह धोखा दें कि वे गर्भवती हैं। वे औरतों को ऐसी दवाइयां देती थीं जिनसे उनका वजन बढ़ता था। कुछ और दवाइयां भी दी जाती थीं जिनसे औरतों को लगता कि वे गर्भवती हैं।
अस्पताल वाले पति पत्नी से शुक्राणु और अंडे लेकर आईवीएफ या सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करवाते थे। डिलीवरी के समय औरत को बेहोश कर दिया जाता था ताकि उसे कुछ पता न चले। नर्स बच्चा लाकर देती और कहती, दवा खाओ तो पेट धीरे धीरे कम, टेक्स्ट टू स्पीच नहीं पढ़ सकता, कम हो जाएगा। इस तरह एक कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से और लोगों को धोखा देकर करने की वजह से वे सब पकड़े गए। उनका राज खुल गया। नर्स समेत अस्पताल के सारे लोग जो इस गोरख धंधे में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल को सील कर दिया गया। सभी को जेल हुई। पिछले 3 साल से यह धोखाधड़ी चल रही थी। आखिरकार मेरी वजह से यह फ्रॉड बंद हुआ। इंसान को लालच में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि वह कानूनी और गैर कानूनी का फर्क ही भूल जाए। इन्होंने भी यही किया। ज्यादा कमाई के लालच में उन्हें कुछ समय के लिए फायदा तो मिला, लेकिन अब वे सब सलाखों के पीछे हैं। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। दूसरों को धोखा देकर कमाई करने की सच्चाई जब सामने आती है तो इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।